हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पाल वंश के शासकों के बारे में अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम कर्नाट वंश एवं सेन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश के शासकों ने शासन किया, लेकिन जैसे ही पाल वंश के शासकों की शक्ति कमज़ोर हुई, बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में कुछ नए राजवंशों का उदय हुआ। उनमें से एक प्रमुख है कर्नाट वंश और एक है सेन वंश। तो आज हम इन्हीं दोनों वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कर्नाट वंश जो कि उत्तर बिहार के मिथिला, तिरहुत एवं दरभंगा इत्यादि क्षेत्रों में इसका क्षेत्र था। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तर बिहार के तिरहुत, दरभंगा और मिथिला क्षेत्रों में कर्नाट वंश का शासन चला और इस कर्नाट वंश के शासन काल को हम लोग मिथिला का स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मिथिला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो कर्नाट वंश के शासन काल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग कर्नाट वंश और उससे जो भी प्रमुख तथ्य हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव को माना जाता है। नान्यदेव, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्रम से जो कर्नाट वंश के प्रमुख शासक हैं उनके नाम लिखे गए हैं। पहला शासक है नान्यदेव, उसके बाद आपका दूसरा शासक होगा गंगदेव। गंगदेव के बाद नरसिंह देव शासक बनता है कर्नाट वंश का। नरसिंह देव के बाद राम सिंह देव और राम सिंह देव के बाद शक्ति सिंह और शक्ति सिंह के बाद हरि सिंह देव, जो कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नान्यदेव कर्नाट वंश का पहला शासक था जिसने कर्नाट वंश की स्थापना की, कर्नाट वंश की नींव डाली। इसके बाद उस वंश के जो भी प्रमुख शासक हुए जैसे गंगदेव, नरसिंह देव, राम सिंह देव, शक्ति सिंह और हरि सिंह देव, तो इन सभी शासकों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उनको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव हैं और नान्यदेव ने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ बनाई, यानी कि कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ हुआ करती थी। सिमरावगढ़ जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में मिथिला वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद नान्यदेव यानी कि कर्नाट वंश के शासक और सेन वंश के शासकों के बीच परस्पर संघर्ष चलते रहता था। तो इसी संदर्भ में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बंगाल के सेन वंश की विजय सेन से नान्यदेव का संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष में नान्यदेव पराजित हुए थे। यानी कि नान्यदेव और विजय सेन के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध में विजय सेन विजयी हुआ था और नान्यदेव जो कि कर्नाट वंश के संस्थापक हैं इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार इसे हमें ध्यान रखना है कि कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव सेन वंश के किस शासक से पराजित हुए थे, तो वे थे विजय सेन से। दोस्तों, नान्यदेव के बाद जो अगला शासक बनता है वो गंगदेव बनता है। गंगदेव भी एक बहुत ही अच्छा योग्य शासक था, लेकिन गंगदेव के बारे में कुछ अन्य प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम गंगदेव के बाद जो अगला शासक है नरसिंह देव के बारे में हमें अध्ययन करना है। नरसिंह देव जो कि सेन वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। लक्ष्मण सेन, उससे इसका संघर्ष होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन से संघर्ष होता है और इस संघर्ष का फायदा उठाने के लिए, इस संघर्ष का लाभ लेने के लिए नरसिंह देव ने 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में सैन्य अभियान होता है और उस सैन्य अभियान में नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी का साथ दिया था, यानी कि बख्तियार खिलजी की इसने मदद की थी। इसके अलावा बख्तियार खिलजी को नरसिंह देव ने नजराना भी भेंट किया था। दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार सेन वंश के शासकों और कर्नाट वंश के शासक के बीच परस्पर संघर्ष होते रहता था और इसी संघर्ष के लिए नरसिंह देव ने जब तुर्कों का यानी कि बख्तियार खिलजी का बंगाल बिहार क्षेत्र पे आक्रमण हुआ तो इसलिए नरसिंह देव ने तुर्क आक्रमणकारियों का साथ दिया ताकि वे लक्ष्मण सेन के खिलाफ
उनकी मदद कर सकें। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न पूछेगा कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार बंगाल के क्षेत्र में कब हुआ था? तो 1198 ईस्वी में हुआ था। बख्तियार खिलजी को कर्नाट वंश किस शासक ने नजराना दिया था, उसकी मदद की थी? तो नरसिंह देव वह कर्नाट वंश का शासक है जिसने बख्तियार खिलजी को नजराना भेंट किया था और बंगाल के खिलाफ अभियान में उसकी मदद भी की थी। तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था या फिर सेन वंश का शासक कौन था? तो आप ध्यान रख सकते हैं कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था और सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। इसके बाद अगला शासक जो बनता है नरसिंह देव के बाद जो अगला शासक है वो राम सिंह देव है। और राम सिंह देव के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिब्बती यात्री धर्मा स्वामिन ने बिहार की यात्रा की थी। धर्मा स्वामिन जो कि तिब्बत का यात्री था और नालंदा महाविहार में बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से बिहार आया था। तो उस समय कर्नाट वंश के शासक राम सिंह देव का शासन था और इसी धर्मा स्वामिन ने अपनी यात्रा वृत्तांत में बिहार बंगाल के क्षेत्र में तुर्कों के आक्रमण का उल्लेख किया है। और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में एक तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन नामक आक्रमणकारी का उल्लेख किया है। यानी कि धर्मा स्वामिन जो कि एक तिब्बती यात्री है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद वह बिहार में बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था और उसके समय में भी बिहार बंगाल के क्षेत्र में तुर्कों का आक्रमण हुआ था। तो इसलिए धर्मा स्वामिन ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख भी किया है और तुर्क आक्रमणकारी तुगरिल तुगन का नाम इन्होंने उसमें लिखा है कि किस प्रकार तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन ने बिहार बंगाल के क्षेत्र में सैन्य अभियान किया था। तो इस प्रकार राम सिंह देव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। धर्मा स्वामिन किस शासक के समय बिहार आया था? तो आप कह सकते हैं कि उस समय कर्नाट वंश का शासक राम सिंह देव था। या फिर धर्मा स्वामिन या फिर किस तिब्बत यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में तुर्क आक्रमणकारियों का उल्लेख किया है? तो वह धर्मा स्वामिन है। दोस्तों इसके बाद अगला शासक शक्ति सिंह बनता है। शक्ति सिंह के बारे में कुछ विशेष नहीं जानना है। और शक्ति सिंह के बाद जो अगला शासक है वह हरि सिंह देव है और हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। और हरि सिंह देव के समय में 1324-25 ईस्वी में तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक बंगाल बिहार में अपना सैन्य अभियान करता है और इससे घबराकर, इससे डरकर हरि सिंह अपना राज्य को छोड़कर नेपाल के क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं। तो इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक के अभियान के बाद से ये जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है वह भी तुगलक यानी कि दिल्ली सल्तनत के अधीन आ जाता है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम शासक साबित हुआ। इसके अलावा हरि सिंह देव एक समाज सुधारक और एक योग्य प्रशासक के रूप में भी जाना जाता है। हरि सिंह देव ने अपने शासनकाल के समय एक पंजी प्रबंध की शुरुआत की थी। तो पंजी प्रबंध के कारण ही जो पंजीकृत सामंत थे या जो बड़े किसान थे उनकी सूची तैयार की गई थी। तो इस प्रकार इन सब कार्यों को देखकर हरि सिंह देव को एक योग्य प्रशासक और एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव और उसके अंतिम शासक हरि सिंह देव तक की पूरी शासकों और उनके बारे में कुछ विशेष फैक्ट जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे सेन वंश के शासकों के बारे में। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल सीरीज में हम पिछले वीडियो में हमने देखा पाल वंश के बारे में, फिर हमने अध्ययन किया कर्नाट वंश के बारे में और आज हम सेन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों जैसे ही पाल वंश के शासकों की शक्ति कमज़ोर हुई, बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में कई अन्य छोटे मोटे राजवंशों का उदय हुआ। उसमें से एक उत्तर बिहार के मिथिला, तिरहुत और दरभंगा वाले क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन किया था। इसके अलावा बंगाल एवं दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में सेन वंश का उदय हुआ।
तो आइए हम आज की इस वीडियो में सेन वंश के शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सेन वंश का जो संस्थापक है वह सामंत सेन है। सामंत सेन जो कि पाल वंश के शासकों के समय ही एक सामंत हुआ करता था। तो उसी सामंत सेन ने पाल वंश के शासक जब कमज़ोर हो गए तो उसने अपनी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और उसने सेन वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो वह है सामंत सेन। सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक है और सेन वंश के शासकों की राजधानी नदिया और लखनऊती थी। यानी कि सेन वंश के जो शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी नदिया और लखनऊती को बनाया था। नदिया और लखनऊती जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। इसके बाद अगर हम सेन वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो एक नाम आता है विजय सेन का। विजय सेन जो कि सेन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विजय सेन और कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव के बीच में एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में विजय सेन ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था। और इसके बारे में हमने कर्नाट वंश के वाले वीडियो में हमने इसके बारे में जाना था कि किस प्रकार नान्यदेव जो कि कर्नाट वंश का संस्थापक माना जाता है और इसी नान्यदेव को विजय सेन ने पराजित किया था। इसके बाद दोस्तों सेन वंश का जो अगला और अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक है वह लक्ष्मण सेन है। लक्ष्मण सेन जो कि सेन वंश का अंतिम शासक है और सेन वंश के समय में ही बख्तियार खिलजी का बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र पे आक्रमण हुआ था और बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित किया था और इस प्रकार लक्ष्मण सेन सेन वंश का अंतिम शासक है और लक्ष्मण सेन को पराजित करके बख्तियार खिलजी ने बंगाल का क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत के अधीन ला दिया। तो दोस्तों इस प्रकार लक्ष्मण सेन काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में जो भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी से पूछा जाएगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है सेन वंश के बारे में कि सेन वंश का संस्थापक कौन है, सेन वंश का अंतिम शासक कौन है, सेन वंश के शासकों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी और सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था। इसके अलावा कि किस सेन वंश के शासक के समय में बंगाल में बख्तियार खिलजी का अभियान हुआ था। और इसके अलावा एक दूसरी जो महत्वपूर्ण तथ्य है, लक्ष्मण सेन के दरबार में एक दरबारी थे जयदेव जो कि बहुत बड़े एक लेखक हैं और एक साहित्यकार हैं। इन्होंने गीत गोविंद जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है तो गीत गोविंद की रचना की है। यानी कि गीत गोविंद के जो लेखक हैं जयदेव वे लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। यानी कि लक्ष्मण सेन के ही दरबार में जयदेव रहते थे और उन्होंने गीत गोविंद नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना भी की है। तो दोस्तों ये हो गए सेन वंश के बारे में। इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ों पर ध्यान रखना है, हालांकि हमने उनकी चर्चा तो पहले की ही है। जैसे कि यहाँ पे बख्तियार खिलजी को आप देख पा रहे हैं। बख्तियार खिलजी के बारे में हमें यहाँ पे जानना है कि बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सेनापति था, तुर्क आक्रमणकारी था और मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में अपने कई सारे सैन्य अभियान किए और इसने नालंदा बिहार को भी क्षति भी पहुंचाया था। तो बख्तियार खिलजी से प्रश्न पूछेगा कि बख्तियार खिलजी ने जब बिहार बंगाल के क्षेत्र पे अपना सैन्य अभियान किया तो उस समय कर्नाट वंश का शासक कौन था और उस समय सेन वंश का शासक कौन था। तो जैसा कि आपने इसको पढ़ा हुआ है आप आसानी से कह सकते हैं कि बख्तियार खिलजी के बंगाल बिहार के क्षेत्र में जब सैन्य अभियान हुआ तो उस समय कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था और नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी की मदद भी की थी बंगाल के खिलाफ, लक्ष्मण सेन के खिलाफ, और बख्तियार खिलजी को नजराना भी भेंट किया था। इसके अलावा अगर पूछे कि बख्तियार खिलजी के बंगाल आक्रमण के समय सेन वंश का शासक कौन था तो वह था लक्ष्मण सेन जो कि सेन वंश का अंतिम शासक था। तो इस प्रकार से दोस्तों बख्तियार खिलजी के बारे में ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं बिहार के संदर्भ में। अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं तो इन सब प्रश्नों को आप विशेष कर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे धर्मा स्वामीन के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। धर्मा स्वामीन जो कि एक तिब्बती यात्री था, तिब्बत का निवासी था और इसने बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आया था और यह बख्तियार खिलजी के बंगाल बिहार पे आक्रमण के कुछ दिनों बाद आया था और इसने नालंदा महाविहार से बौद्ध
शिक्षा भी ग्रहण की थी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि बख्तियार खिलजी को कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को नष्ट कर दिया था। लेकिन बख्तियार खिलजी के बाद में धर्मास्वामी नालंदा महाविहार में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है। तो ये बात का प्रमाण है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण में नालंदा विहार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, और इसीलिए धर्मास्वामी ने बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कुछ वर्षों बाद नालंदा विहार में आकर शिक्षा ग्रहण की। तो धर्मास्वामी के बारे में एक फैक्ट है। इसके अलावा धर्मास्वामी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में एक तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन का भी चर्चा किया है, और इसने लिखा है कि किस प्रकार बिहार बंगाल के क्षेत्र में तुर्कों का आक्रमण होते रहता है। इसके अलावा धर्मास्वामी के समय में कर्नाट वंश का शासक कौन था, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो धर्मास्वामी के समय में कर्नाट वंश का शासक था राम सिंह देव। राम सिंह देव। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा सकता है। दोस्तों इसके बाद हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे गढ़वालों का। मैंने अभी आपसे कहा कि जब पाल वंश की शक्ति कमजोर हो जा रही है तो छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है बिहार बंगाल के क्षेत्र में। जैसा कि उत्तर बिहार के क्षेत्र में हमने देखा कर्नाट वंश के बारे में, बंगाल के क्षेत्र में हमने देखा सेन वंश के बारे में। ठीक उसी प्रकार से बिहार की गया एवं शाहाबाद जिले के जो क्षेत्र हैं बिहार में ही पड़ते हैं, इन क्षेत्रों पे गढ़वालों ने अपनी सत्ता स्थापित की और उसको बोलते हैं गढ़वाल वंश। तो गढ़वाल वंश ने अपनी सत्ता स्थापित कहाँ पे की थी, तो गया और शाहाबाद के क्षेत्र में। और गढ़वाल वंश के बारे में विशेष अध्ययन नहीं करना होता है। गढ़वाल वंश के शासकों का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है मनेर से। तो गढ़वाल वंश के जो शासक थे उनका एक मनेर से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, और इस ताम्रपत्र में एक तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है। तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा गढ़वाल वंश के शासकों के ताम्रपत्र से मिलती है, और उस ताम्रपत्र से ये पता चलता है कि तुरुस्क दंड नामक कर किसानों से वसूले जाते थे, और इस कर का जो भी धनराशि होती थी उस धनराशि को तुर्कों के आक्रमण से बचने के लिए साधनों को जुटाने में खर्च किया जाता था। तो इस प्रकार से गढ़वाल वंश से यही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे कि गढ़वाल वंश किस क्षेत्र में शासन करते थे। तो गया और शाहाबाद के क्षेत्र में। गढ़वाल वंश के मनेर ताम्रपत्र से किस कर का उल्लेख मिलता है, तो तुरुस्क दंड नामक कर का उल्लेख मिलता है, और यह कर किसानों से वसूले आते थे। और इस कर की जो राशि होती थी, जो धन राशि जमा होती थी, उस धन राशि को तुर्कों के आक्रमण से बचने के लिए जो भी साधन खरीदे जाते थे या उस पर तुर्कों के आक्रमण से बचने के लिए खर्च किए जाते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बिहार स्पेशल सीरीज में हमने देखा कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में, जिसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, अभी मध्यकाल प्रारंभ नहीं हुआ है। मध्यकाल का प्रारंभ हम 12वीं शताब्दी के बाद से मानते हैं। तो मध्यकाल के पहले जो पूर्व मध्यकाल है, उस पूर्व मध्यकाल के समय में बिहार बंगाल के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण शासन वंश थे, जिसमें से पाल वंश के बारे में हमने अध्ययन किया है डिटेल्स में। इसके अलावा कर्नाट वंश के बारे में भी हमने देखा, और हमने आज देखा सेन वंश के बारे में, और इसके अलावा गढ़वालों के भी बारे में हमने देखा। तो ये सारे टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर करते हैं, इतनी सारी चीज़ें, तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे नोट्स से कंपाइल किए गए हैं। तो इस प्रकार हम आपसे उम्मीद करते हैं ये आपके लिए काफ़ी ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार का मध्यकालीन इतिहास को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।